So the today's topic name is CPU scheduling. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय CPU शेड्यूलिंग। 2.5 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थेरोटिकल अगर आपकी एग्ज़ाम होती है तो। या फिर आपको व्हाट इज़ CPU शेड्यूलिंग, डिफाइन द वेरियस क्राइटेरिया ऑफ CPU शेड्यूलिंग, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट मैकेनिज्म या फिर मेथडोलॉजी क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर डिस्कस द शेड्यूलिंग मेथडोलॉजी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। थेरोटिकल में होगा, थेरोटिकल पेपर अगर होता है, थेरोटिकल एग्ज़ाम होगी तो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आर ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थेरोटिकल पूछे जा सकते हैं इन शॉर्ट लाइन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि शेड्यूलिंग क्या होता है। CPU शेड्यूलिंग मीन्स व्हाट। शेड्यूलिंग का सबसे इम्पोर्टेंस हमें डे टू डे लाइफ में हमें पता रहता है। जब भी हम सवेरे उठते हैं तो हम हमारे आज का शेड्यूलिंग क्या है ये हम डिसाइड करते हैं। व्हाट इज़ द टास्क टू बी कम्प्लीटेड टुडे, आज हमें क्या क्या टास्क करने हैं ये हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। अपने मन में ही डिसाइड करते हैं कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या शॉपिंग करनी है, घर के लिए क्या लाना है, ये सब डिसाइड होल एंड सोल डे से लेके सवेरे मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक हम पूरा शेड्यूल करके रखते हैं हमारा टास्क। ओके, डेली, एक दिन का काम नहीं है हमारा, ये डेली का काम है। जब हम सोते हैं सिर्फ तभी हम आइडल स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब भी हम सवेरे उठते हैं तो हम सबसे पहले उठने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि मुझे आज पूरे दिन भर में क्या करना है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज शेड्यूलिंग। वो शेड्यूलिंग, हम उसे शेड्यूलिंग बोलते हैं। अब शेड्यूलिंग जब हम करते हैं तो हम उसमें प्रियोरिटीज़ भी देते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। जैसे आपको अभी छुट्टी का दिन है, संडे वाले दिन में आपको 2-4 काम है कि आपको घर में कुछ फिटिंग करवानी है, ठीक है, या फिर आपको मार्केट में जाके किसी के लिए कुछ गिफ्ट लाना है, या फिर घर के कुछ 2-4 काम है, सब्जी लानी है, ये वो 2-4 काम पेंडिंग है आपके जो हफ्ता भर नहीं हो पा रहे हैं, वो छुट्टी वाले दिन मुझे करना है। ठीक है, ये आपकी शेड्यूलिंग हो गई। ठीक है, जब संडे आएगा तो संडे को आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे ये 5 काम है, मेरे 5 काम है जो मुझे करने हैं आज पूरे दिन में। अब पूरा दिन है और पूरे दिन में मुझे ये 5 काम करने हैं, बट ये 5 काम में सबसे बेस्ट या सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी में कौन सा काम है। मेरे फ्रेंड का आज बर्थडे है और मुझे एनी हाउ रात को मुझे जाना है और उसके लिए गिफ्ट लेना है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो गिफ्ट लेके ही जाऊँगा, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा। तो गिफ्ट लेना ये मेरी हाईएस्ट प्रियोरिटी हो गई। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँगा, मार्केट जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूँगा, गिफ्ट की दुकान, कि गिफ्ट मुझे कहाँ पे मिलेंगी। मेरे पास टाइम भी नहीं होगा, बहुत ही कम टाइम है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके मैं जाऊँगा, शॉप में जाऊँगा और उसके लिए गिफ्ट लूँगा ही लूँगा, क्योंकि वो मेरी हाईएस्ट प्रियोरिटी है। तो शेड्यूलिंग में हम तो ये तो डिसाइड करते हैं कि मुझे दिन भर में कितने जॉब करने हैं, ओके, बट हम उसमें प्रियोरिटीज़ भी डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आज मेरी होना ज़रूरी है। हाँ, भला ये दूसरी चीज़ नहीं हो पाई तो ये मैं कल भी कर लूँगा। आज अगर मैंने सब्जियां नहीं लेके आया, मैं मार्केट नहीं गया और सब्जी में लेके नहीं आया, तो मैं घर में कुछ ना कुछ करके खा लूँगा। कल अगर मैं लेके आता हूँ सब्जी तो कल मैं सब्जी लेके आ सकता हूँ। तो वो मेरी लोएस्ट प्रियोरिटी हो गई। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं मिलेगा टाइम तो मैं उसको स्किप करके नेक्स्ट डे के लिए मैं उसको पेंडिंग कर दूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज शेड्यूलिंग। ये हमारे डे टू डे रूटीन में हम डेली करते हैं। ओके, अब CPU शेड्यूलिंग। CPU मीन्स योर प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर, आपका CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो डिसाइड करता है कि उसको क्या शेड्यूल करना है। उसके पास जो जॉब्स, जो टास्क, जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं थ्रू द यूज़र के थ्रू जो टास्क दिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले करता है CPU शेड्यूलिंग। वो सबसे पहले करता है जॉब शेड्यूलिंग, वो सबसे पहले करता है टास्क शेड्यूलिंग, कि उसको क्या क्या शेड्यूल करना है। अब वो शेड्यूलिंग करते वक्त वो कुछ पॉलिसीज़ या कुछ रूल्स को फॉलो करता है। कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो बिल्ट इन मैकेनिज़म्स है, जो बिल्ट इन पॉलिसीज़ है, जो बिल्ट इन रूल्स है, उसको फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी रहता है। सो शेड्यूलिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ पॉलिसीज़ एंड द मैकेनिज़्म built into the operating system that govern the order in which the work is to be done by the computer system.
सो सिंपल 3 लाइन में आपकी एक डेफिनेशन है कि शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग मीन्स अ सेट ऑफ पॉलिसीज और मैकेनिज्म्स जो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट है, यानी बनी हुई है। ओके, वो मैकेनिज्म, वो पॉलिसीज, वो रूल्स सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए गए हैं, बिल्ट है, बिल्ट इन है, वो सिर्फ उसको फॉलो करना है। और जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम टास्क या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है तो वो उस सभी रूल्स को फॉलो करता है, उस ऑर्डर को फॉलो करता है। दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग। CPU scheduling is the process in which allow the one process to use the CPU while executing of another process is on hold, means waiting state due to the unavailability of any type of resources. For example, input output resources हो गया या जो भी हो सकता है। So CPU 100% यूटिलाइजेशन देता है जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CPU शेड्यूलिंग में इस तरीके का शेड्यूलिंग रहेगा कि आपका CPU एक जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए, या अगर मल्टीटास्किंग CPU है तो मल्टीपल जितने टास्क उसको एट अ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए जितने प्रोसेसेस का ऑर्डर दिया गया है वो सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एंगेज रहता है दैट टाइम, उस टाइम पे। और तब तक के प्रीवियस उसके बाद के जो जॉब आने वाले हैं, जो प्रोसेस आने वाले हैं, वो वेटिंग स्टेट पे रहते हैं या रेडी स्टेट पे रहते हैं। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं चलता है और तब तक के उसको बाकी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं। वंस द CPU रनिंग प्रोसेस और रनिंग जॉब इज़ कंप्लीटेड, जैसे ही रनिंग जॉब कंप्लीट हो जाता है थ्रू द CPU, उसके जो रिसोर्सेज है वो रिलीज हो जाते हैं एंड देन द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट जॉब। उसे हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। तो इसे कहा जाता है CPU शेड्यूलिंग। ओके, अब CPU शेड्यूलिंग की मेथडोलॉजी क्या है, या CPU शेड्यूलिंग करते वक्त क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है या उसकी मेथडोलॉजी क्या रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो हमें देखना है। CPU criteria is also called as scheduling criteria is also called as scheduling methodology। मेथडोलॉजी क्या मेथड है, किस मेथड से शेड्यूलिंग किया जाता है। Key to multi-programming is scheduling। Different CPU scheduling algorithms have different properties। अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है तो उसमें भी शेड्यूलिंग होना ज़रूरी है। तो उसमें भी क्या शेड्यूलिंग के लिए क्या मेथडोलॉजी अप्लाई की जाती है, क्या क्राइटेरियाज यूज़ किया जाता है, वो हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, हर एक एल्गोरिदम अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है। तो हमें CPU शेड्यूलिंग में एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स और हर एक एल्गोरिदम्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अप्लाई किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है। तो हर एक डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई होता है और CPU शेड्यूलिंग को फॉलो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए वो अप्लाई किया जाता है। The main objectives of short-term scheduling is to allocate processor time in such a way that to optimize one or more aspect of system behavior। सबसे important objective क्या है शेड्यूलिंग का कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस मिले आपको। ठीक है, हम हमेशा वही चीज़ देखते हैं कि मुझे संडे के दिन ये 5 टास्क करने हैं, ये 5 चीज़ें मुझे संडे वाले दिन करनी है। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं किस फेवर में रहूँगा कि मुझे कम से कम टाइम में मेरे ये 5 काम कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे कुछ टाइम मिल सके कि मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि पूरे 6 दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने के लिए। दिन में मैं जॉब पे रहता हूँ, 10 से 8 तक जॉब में रहता हूँ, मुझे रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर इन बिटवीन मुझे संडे को एक दिन मिलता है रेस्ट करने के लिए, बट उसमें भी मुझे ये 5 टास्क करने हैं। ठीक है, फ्रेंड के लिए गिफ्ट लाना है, सब्जियाँ लाना है मार्केट जाके, और कुछ मुझे अलग अलग चीज़ें लानी है, घर में कोई पेंडिंग काम है वो करवाना है कारपेंटर से, तो मुझे ये 5 टास्क भी करने हैं। बट मैं क्या चाहूँगा कि व्हाट इन माय माइंड कि कम से कम टाइम में हो सकता है कि 2 घंटे में ये 5 काम मैं निपटा लूँ और बाकी के 2-3 घंटे मस्त पैकी आराम करूँ। ये मैं सबसे ज़्यादा बेटर चाहूँगा ना। भला ही पूरा दिन चला जाए इन काम में, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से क्या सबसे बेस्ट है कि कम से कम टाइम में ये सब चीज़ें हो जाना चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव टास्क क्या है कि कम से कम टाइम में आपको इफ़िशियंट जॉब का एग्जीक्यूशन हो जाए। So the main objective is short-term scheduling is to allocate the processor time in such a way that to optimize one or more aspect of CPU or system behavior. Generally, a set of criteria is established against which a various scheduling policies may be evaluated. These criteria are as follows. तो अभी हम शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड सिस्टम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया है शेड्यूलिंग के। यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आता है रिस्पॉन्स टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम यानी क्या? द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्ड इज प्रोड्यूस, द स्मॉलर इज़ द बेटर। इसमें जितने कम से कम टाइम में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई टास्क दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए या कोई जॉब दिया है, तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे विदिन अ मिली सेकंड रिस्पॉन्स आना चाहिए। कम से कम टाइम में अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कंप्यूटर सिस्टम से तो मेरे लिए वो बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा इन यूज़र पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मीन्स दिस इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन सबमिशन ऑफ प्रोसेस एंड इट्स कंप्लीशन। आप जैसे कोई प्रोसेस का सबमिशन करते हो और आपको रिस्पॉन्स जो मिलता है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन जो मिलता है, कंप्लीशन जो मिलता है, उन दोनों के बीच में जितना टाइम लगेगा इट इज़ कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम एंड द वेटिंग टाइम। तो जैसे मैंने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए दी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, CPU को, तो मैं समझती हूँ कि मुझे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने 5 सेकंड अलोकेट किए हैं, तो मेरे लिए वेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम कभी कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसको अच्छे से रिस्पॉन्स मिल गया है सभी रिसोर्सेज से और CPU से, तो वो कम टाइम में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वेटिंग टाइम कितना रहेगा? 5 सेकंड। तो टर्न अराउंड टाइम जो रहता है एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तो वो पूरा बन जाता है टर्न अराउंड टाइम। तो यूज़र पर्सपेक्टिव दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए और टर्न अराउंड टाइम भी जो है वो बेटर होना चाहिए। देन डेडलाइंस, द परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन डेडलाइन मस्ट बी स्पेसिफाइड। परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ जॉब इज़ फिनिश्ड। जैसे 100% अगर वो फिनिश बोलता है यानी टोटल सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया, आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया, वो बोलता है कि 60%, 80%, 70%। तो डेडलाइन क्या है? डेडलाइन मीन्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कितना टाइम दिया गया है उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसकी डेडलाइन हो गई। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है तो आपको डेडलाइन भी दी जाती है कि आपको एक हफ्ते में, या फिर आज जैसे थर्सडे है तो मैं बोलूँगी आपको कि नेक्स्ट थर्सडे 4 PM तक आपको सबमिशन करना है। तो वो आपकी 4 PM आज का टाइम और वो 4 PM का टाइम, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे का, इन बिटवीन आपके ही बन जाती है डेडलाइन। तो वो डेडलाइन उसने मैनेज करना चाहिए। वो एक परफॉर्मेंस यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो गया। अब सिस्टम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है? सिस्टम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आता है थ्रूपुट्स। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम एंड इट इज़ द लार्जर इज़ द बेटर। जितना ज़्यादा लार्ज टाइम रहेगा उतना उसका बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू बी कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम। CPU जो प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम लेता है, ठीक है, जो जिम्मेदारी लेता है कि मुझे ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अगर मल्टी प्रोसेस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उसको एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेस विद इन दैट यूनिट ऑफ टाइम वो कंप्लीट करेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस उतना उसका थ्रूपुट रहेगा। तो उसमें जितना ज़्यादा थ्रूपुट की वैल्यू है उतना उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है। CPU यूटिलाइजेशन, this is the percentage of time that CPU is busy. This is the measure of how much work is being performed.
CPU का यूटिलाइजेशन, CPU 100% यूटिलाइजेशन देता है। अगर आपके CPU में जितने भी उसका जितना उतना उसका जो ये है क्या कहते हैं उसको, CPU का जो भी जितना अच्छा CPU है, आप जैसे मल्टी प्रोसेसर या जो भी चीज़ें लेते हो, तो वो जितनी ज़्यादा बेटर है CPU की, तो उतना ज़्यादा वो यूटिलाइजेशन देगा आपको। ये इंटेल का है, आपका माइक्रो प्रोसेसर और किसी कंपनी का है और जो भी होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसका बेटर रिसोर्सेज उसके अंदर रहेंगे, उतना ज़्यादा वो यूटिलाइजेशन देता है आपको। तो बिजी 100% अगर आपको यूटिलाइजेशन देगा, इसका मतलब उसका जो यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बेटर है। सो दैट इज़ मीन्स दैट द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट CPU इज़ बिजी, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम वो CPU बिजी रहता है, 100% रहता है, 60% रहता है या 50% रहता है। दिस इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। तो ये किस पे डिपेंड है कि कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर है तो उसमें आप एट अ टाइम एक ही जॉब एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग टास्क है या मल्टी प्रोसेसर्स अटैच है, तो उसमें एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो इट विल बी डिपेंड ऑन द CPU यूटिलाइजेशन टास्क। फेयरनेस, नो प्रोसेस शुड सफ़र स्टारवेशन, सच अ प्रोसेस शुड गेट अ फेयर शेयर ऑफ CPU। अब ये फेयरनेस यानी स्टारवेशन एक टॉपिक है आपको, वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी फ़िलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि नो प्रोसेस शुड सफ़र स्टारवेशन, ईच प्रोसेस शुड गेट अ फेयर शेयर ऑफ CPU। तो CPU के जो रिसोर्सेस है वो फेयरली शेयर होने चाहिए सभी प्रोसेसेस के थ्रू। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में हम आते हैं, तो एट द सेम टाइम 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना है, तो आपके CPU का यूटिलाइजेशन फेयर होना चाहिए सबके साथ, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यूटिलाइजेशन। जैसे 100% वो दे रहा है, तो 100% को हम डिवाइड कर देंगे 10 प्रोसेसेस में, तो इक्वल शेयर होना चाहिए, फेयरली शेयर होना चाहिए CPU यूटिलाइजेशन। देन एनफोर्सिंग priorities, when a process is assigned priorities, scheduling policy should favor highest priority process। जैसे मैंने बताया कि हम जब शेड्यूलिंग करते हैं तो हम उसमें priorities भी डिसाइड करते हैं कि मुझे हाईएस्ट priority किसे देनी है। तो जिस जॉब को मैंने हाईएस्ट priority दी है, वो जॉब पहले एग्जीक्यूट करना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो CPU शेड्यूलिंग में जब ये क्राइटेरिया आता है, तो उसमें एनफोर्स किया जाता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन वेटिंग टाइम कैसे डिसाइड होता है सिस्टम का? इट इज़ द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन रेडी क्यू, द मिनिमम इज़ द बेटर। ऑब्वियसली अगर रेडी क्यू है, आपके प्रोसेसेस रेडी स्टेट में स्टैंडिंग में है, तो जितना मिनिमम उसका वेटिंग टाइम रहेगा उतनी ही अच्छी बात रहेंगी, ठीक है। वेटिंग टाइम हमेशा मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रनिंग स्टेट की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है फास्टली, तो वेटिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चली जाती है। तो जितना मिनिमम वेटिंग टाइम रहेगा उतना उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये पूरे पाँचों क्राइटेरिया सिस्टम परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। और ये जो प्रीवियस क्राइटेरिया है 3, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड द डेडलाइन, ये यूज़र परफॉर्मेंस है, यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है, यानी यूज़र कितने देर तक वेट कर रहा है। जैसे आपने जॉब दिया है, आपको कितना रिस्पॉन्स टाइम जितना स्मॉल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कम से कम टाइम में आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए किसी भी टास्क के लिए या किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। टर्न अराउंड टाइम मीन्स जितना एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा प्लस उसका वेटिंग टाइम, वो टर्न अराउंड टाइम। और डेडलाइन मीन्स वो भी परसेंटेज डिसाइड करता है कि हाउ मेनी परसेंटेज टू बी कंप्लीटेड फॉर प्रोसेस कंप्लीशन। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कितने परसेंटेज अभी बाकी है या कितने परसेंटेज कंप्लीट हुआ है आपका प्रोसेस का जॉब, तो वो डेडलाइन डिसाइड करता है। तो इस तरीके से 2 क्राइटेरियाज या 2 मेथडोलॉजी है CPU शेड्यूलिंग में। ओके, देन व्हाट इज़ शेड्यूलर? शेड्यूलर क्या है? CPU शेड्यूलिंग तो हमने बता दिया कि अभी शेड्यूलर, अब हम शेड्यूलर की तरफ आते हैं कि शेड्यूलर यानी क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, शेड्यूलर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं।
तो CPU शेड्यूलर, अब CPU शेड्यूलिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर शेड्यूल रहेगा, वही डिसाइड करेगा कि शेड्यूलिंग कैसे करनी है और उसके टाइप्स भी वो डिसाइड करेगा। द शेड्यूलर इज कंसर्न विथ डिसाइडिंग द पॉलिसी, नॉट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म। अब यहाँ पे शेड्यूलर का सबसे पहला काम ये रहेगा कि उसको पॉलिसी डिसाइड करनी है कि विच टाइप ऑफ पॉलिसी, विच टाइप ऑफ रूल टू बी फॉलो, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंड रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब डिसाइड करता है और उस हिसाब से वो पॉलिसी और रूल्स को फॉलो करता है। A typical scheduler is designed to select one or more primary performance criteria and rank them in order of importance. One problem in selecting a set of performance criteria is that they often conflict with each other. यानी एक टिपिकल शेड्यूलर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें वो इस तरीके से वो डिसाइड करेगा क्राइटेरिया कि कम से कम टाइम में वो शेड्यूल किया जाए या कम से कम टाइम में ऑर्डर किया जाए जॉब को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन इज यूजुअली अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस, बट देन द रिस्पॉन्स टाइम decreases, so that the design of the scheduler usually involve careful balance of all requirements and the constraints. यानी अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग में अगर चले जाते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग टास्क में अगर चले जाते हैं, तो जैसे मैंने इंक्रीज द प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, अगर मुझे प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना है तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोसेसर, मेरा CPU 100% यूटिलाइजेशन दे, तो मुझे उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक्टिव करना पड़ेगा। यानी वो पूरे प्रोसेसेस जो है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही वो एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। यानी आपका CPU एट द सेम टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर मुझे CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है तो। ओके, मुझे अगर CPU का यूटिलाइजेशन 100% करना है तो मैं क्या करूँगी, एक प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट, मुझे रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रिस्पॉन्स में अगर मुझे मेरा जॉब एग्जीक्यूट करना है तो मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम कम रहना चाहिए, मुझे जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ वैसे ही मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरी प्रोसेस क्या डिसाइड करेंगे कि भाई मैं सिर्फ इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हूँ क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम मुझे कम डिसाइड करना, कम से कम टाइम में मुझे इसको रिस्पॉन्स देना है। ओके, सो एट द सेम टाइम वन जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड और वन प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड। बट उसमें क्या होगा कि आपका CPU का यूटिलाइजेशन 100% नहीं हो रहा है, ठीक है, 50% हो रहा है या 20% हो रहा है। अगर मुझे वहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन 100% करना है तो मुझे मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में चला जाना पड़ेगा। अब जब मैं मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे एक से ज़्यादा जॉब को एक्टिव करना पड़ेगा और उसको सेंड करना पड़ेगा प्रोसेसर के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो फिर एट अ टाइम एक जॉब एग्जीक्यूट ना होते हुए एट अ टाइम नंबर ऑफ जॉब, एक्टिव जॉब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे ही CPU का यूटिलाइजेशन 100% आ जाएगा बट मेरा रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, मुझे जल्द से जल्द आंसर नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है शेड्यूलर जब भी कोई क्राइटेरिया डिसाइड करता है या कोई पॉलिसी को गवर्न करता है तो उसको ये एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सो दैट वो इस तरीके से पॉलिसी को गवर्न करेगा कि उसको सब चीज़ें बैलेंस कर सके। वो मीन्स वो शेड्यूलर इस तरीके से डिज़ाइन हो सके कि वो सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर सके, बैलेंस में लेके जाए, सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके, सभी कंस्ट्रेंट्स को वो फुलफ़िल कर सके। तो इस टाइप का CPU का शेड्यूलर होना चाहिए मेरा। तो CPU शेड्यूलर ये आपके CPU का एक पार्ट है और वो शेड्यूलर डिसाइड करता है कि उसको कौन से रूल्स और कौन से टाइप्स को फॉलो अप करना है, कौन से रूल्स फॉलो अप करना है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स हम देखेंगे कि शेड्यूलर जब शेड्यूलिंग होता है तो उसमें उसके लेवल्स क्या रहते हैं या उसके टाइप्स क्या रहते हैं। तो जनरली 3 लेवल्स और 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। पहला तो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। ऐसे 3 लेवल्स आते हैं शेड्यूलर के। इन जनरल देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स विच में कोएग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो ये सब लेवल्स जो है शेड्यूलर के वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
देयर आर 3 लेवल्स और 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो जैसे हमने देखे थे कि हमने ये देखा था स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस के स्टेट्स। तो ये देखो यहाँ पे सबसे नीचे आपको न्यू स्टेट दिख रहा है और कंप्लीटेड मीन्स टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेट्स भी हमने उसमें देखे थे, रेडी, रनिंग एंड वेट। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में दिख जाएंगे। देन इन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इन दोनों के बीच में आता है मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म में आपको वेट सस्पेंडेड एंड रेडी सस्पेंडेड, ये 2 स्टेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वेट सस्पेंडेड जैसे वेटिंग स्टेट में जाता है, तो जब वो सस्पेंड हो जाना यानी वेट सस्पेंडेड, यानी जब वो सस्पेंड हो जाएगा, उसको उसके रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे तो वो वेट सस्पेंडेड में चला जाएगा और वहाँ से वो चला जाएगा रेडी सस्पेंडेड में, और फिर रेडी सस्पेंडेड से वो आ जाएगा रेडी स्टेट में, फिर रेडी स्टेट से वो चला जाएगा रनिंग स्टेट में। फिर से रनिंग स्टेट में अगर कुछ भी इंटरप्शन आता है तो वो फिर अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो चला जाएगा कंप्लीटेड में। अगर कोई इंटरप्शन आता है तो फिर से वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, या फिर रेडी से वो फिर से वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये स्टेट्स हमने, ये 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस हमने प्रीवियस हमारे सेशन में हमने देखे थे। अब उसी को हमने 3 लेवल्स में, 3 टर्म्स में उसको डिवाइड किया है शेड्यूलर में, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म, देयर आर the details are as follows. The first one is the long term scheduler. Long term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing, ठीक है। उसमें 2 स्टेट्स हमने देखे थे लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में, न्यू एंड कंप्लीटेड। कंप्लीटेड यानी टर्मिनेटेड, ठीक है। न्यू मीन्स न्यू अराइवल ऑफ प्रोसेस एंड कंप्लीटेड मीन्स सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर जॉब। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच, क्या डिटरमाइन करता है वो, विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। Thus, it controls the degree of multi programming। तो अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जाओगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। डिग्री डिसाइड करता है कि हाउ मच प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल टाइम, ठीक है। एक टाइम में, एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो उसकी डिग्री डिसाइड करता है, ठीक है। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो वो कंट्रोल करता है डिग्री को, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक्ट्स एज अ फर्स्ट लेवल थ्रोटल in keeping resource utilization at the desired level. For example, when processor utilization is low, the scheduler may admit more job to increase the number of processes is ready queue. Conversely, when the utilization factor becomes high as reflected in the response time, the long-term scheduler may opt out to reduce the rate of job admission accordingly. अगर हम यहाँ पे सपोज दैट आपका CPU यूटिलाइजेशन लो है, ठीक है, 100% CPU यूटिलाइजेशन नहीं है, लो है, और हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें क्या कहता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना। अगर आपका CPU यूटिलाइजेशन लो है और उस केस में अगर आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो या रेडी स्टेट में रखते हो और उसको एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हाई रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिलेगा, आपको लो रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा उसमें। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप की पॉलिसी डिसाइड करनी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसमें वो सबसे पहले तो देखेगा कि आपके CPU का यूटिलाइजेशन कैसा है, हाई है, लो है, मीडियम है, और उस हिसाब से वो पॉलिसी को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। देन नेक्स्ट टर्म आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर।
मीडियम टर्म शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म द स्वैपिंग फंक्शन। अब इसमें मीडियम टर्म में हमने देखा है कि फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग इन बिटवीन वेट सस्पेंडेड एंड रेडी सस्पेंडेड, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो रही है। तो इन दोनों के बीच में और उसके साथ साथ रनिंग, रेडी, रनिंग एंड वेट, इन तीनों के बीच में भी स्वैपिंग हो रही है। तो अगर कोई जॉब रनिंग स्टेट में है, उसमें कोई इंटरप्शन आता है तो वो रेडी में चला जाएगा, फिर रेडी से फिर वो वेट सस्पेंडेड में चला जाएगा, या फिर से रेडी सस्पेंडेड में चला जाएगा, नहीं वेट से वो वेट सस्पेंडेड में चला जाएगा, रेडी से वो रेडी सस्पेंडेड में चला जाएगा, फिर से रेडी सस्पेंडेड से फिर से रेडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो रही है इन बिटवीन दी स्टेट्स, इन स्टेट्स के बीच में स्वैपिंग हो रही है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या बताता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म द स्वैपिंग फंक्शन। वो क्या क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस विच वेटिंग प्रोसेस शुड बी स्वैप्ड आउट टू द डिस्क, यानी कौन सी प्रोसेस स्वैप्ड आउट हुई है, डिस्क के बाहर गई है वेटिंग स्टेट से, वो डिटरमाइन करेगा। इट डिटरमाइन विच रेडी प्रोसेस शुड बी मूव टू रेडी सस्पेंडेड इफ देयर इज नो अदर वे टू फ्री द मेमोरी एंड रनिंग प्रोसेस रिक्वायर्स मोर मेमोरी, ठीक है। अगर आपकी रनिंग प्रोसेस को मोर मेमोरी चाहिए और आपके पास कोई फ्री मेमोरी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो रेडी स्टेट में कोई नेक्स्ट प्रोसेस जो है जिसको मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, उसको वो रेडी सस्पेंडेड में डाल देगा और उसकी मेमोरी रनिंग प्रोसेस को अलोकेट कर देगा। गॉट इट माई पॉइंट? क्या कह रहा है? सेकंड क्या डिटरमाइन कर रहा है कि अगर आपके पास रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है और आपके पास मोर मेमोरी नहीं है, ठीक है, मेमोरी अवेलेबल नहीं है और उसको और ज़्यादा मेमोरी लगने वाली है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, रेडी स्टेट में जो नेक्स्ट प्रोसेस रेडी है, जिसको मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, ठीक है, रिसोर्सेज अलोकेट हो चुके हैं मेमोरी वगैरह, तो उसकी मेमोरी वो लेगा और रनिंग स्टेट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अलोकेट कर देगा। फिर रेडी स्टेट की प्रोसेस कहाँ चली जाएंगी? रेडी सस्पेंडेड में चली जाएंगी। ये चीज़ वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस विच रेडी सस्पेंडेड प्रोसेस शुड बी मूव टू रेडी स्टेट व्हेन देयर आर नो मोर रेडी प्रोसेसेस इन मेमोरी। एंड थर्ड, वो क्या डिसाइड करेगा कि रेडी सस्पेंडेड में जो भी प्रोसेस आई हुई है वो फिर से कहाँ पे डालें? रेडी स्टेट में डालें, क्योंकि रेडी स्टेट में अगर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है तो रेडी स्टेट में नेक्स्ट प्रोसेस रेडी होनी चाहिए फॉर दी प्रोसेसिंग, तो रेडी सस्पेंडेड से वो डालेगा रेडी स्टेट में। तो ये तीन चीज़ें वो डिटरमाइन करता है। पहले तो क्या डिटरमाइन करता है कि वेटिंग प्रोसेस से शुड बी स्वैप्ड आउट टू द डिस्क, ठीक है। सेकंड, वो डिसाइड करता है कि अगर रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस रन हो रही है, उसको मोर मेमोरी चाहिए, तो रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस है उसको रेडी सस्पेंडेड में डाल देगा और उसकी मेमोरी उसको अलोकेट कर देगा। थर्ड, वो डिटरमाइन करता है कि रेडी स्टेटमेंट से जो भी प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में चली जाए। तो ये इस तरीके से स्वैपिंग करता है आपका सेकंड टाइप ऑफ शेड्यूलर यानी मीडियम टर्म शेड्यूलर। एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर। ये तो डिस्पैचर है, ये डिस्पैच करता है, ठीक है। जैसे जैसे उसके पास प्रोसेसेस आते हैं उसको डिस्पैच करता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेट के लिए। इट डिटरमाइंस विच रेडी प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में है, उसको वो डिस्पैच करता है रनिंग के लिए। इट इन्वॉल्व whatever the event occur that may lead to the interruption of current process or that may provide an opportunity to preempt the currently running process in favor of another. For example, such event may be clock interrupt, input output interrupt, operating system call and signals. Means यहाँ पे अगर इंटरप्शन, सबसे पहले तो वो क्या करता है, ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये डिस्पैचर है। डिस्पैचर यानी नेक्स्ट प्रोसेस जो भी रेडी स्टेट में अवेलेबल है उसको वो डिस्पैच करता है रनिंग स्टेट में। बट रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसमें अगर कोई इंटरप्शन आता है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्शन। कौन कौन से हो सकते हैं वो? क्लॉक इंटरप्शन हो सकता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्शन हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल हो सकता है, या सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स अगर आपके चले गए
तो उस केस में वो क्या करेगा, रनिंग स्टेट की प्रोसेस डायरेक्टली क्या करेगा, उसको रेडी स्टेट में डिस्पैच कर देगा और रेडी स्टेट से वो चली जाएंगी रेडी सस्पेंडेड में, या फिर वेट में चली जाएंगे, वेटिंग में, और वेटिंग सस्पेंडेड में चली जाएंगी। तो ये सब चीज़ें फॉलो करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द फंक्शंस ऑफ डिस्पैचर्स आर स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स, स्विचिंग टू यूजर मोड, जंपिंग प्रॉपर लोकेशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम टू द रिस्टार्ट प्रोग्राम। तो ये उसके फंक्शन है। डिस्पैचर करना यानी स्विचिंग करना, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करना। तो वो स्विच करता है, खुद के स्टेट्स को स्विच करता है। तो उसमें स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स देखे जाते हैं। स्विचिंग टू यूज़र मोड, ये जो यूज़र मोड, कर्नेल मोड, ये जो हमने देखे थे उस पर वो स्विच करता है। एंड जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन टू यूज़र प्रोग्राम टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम। एक बार अगर वो वेटिंग स्टेट में चला गया या ब्लॉक हो गया तो उसका जो एग्जीक्यूशन है उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो उस पर्टिकुलर स्टेज में, लोकेशन पे आने के बाद खुद को रिस्टार्ट करता है। तो ये डिस्पैचर का काम रहता है, डिस्पैच करना यानी उसको फिर से रिस्टार्ट करना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। कल हम फिर से नया टॉपिक लेने वाले हैं, इसमें शेड्यूलिंग में ही नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे शेड्यूलिंग का।